गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट शुड पाकिस्तान लर्न फ्रॉम सिंगापुर। जब मैं आपके सामने ये टॉपिक रखूँगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान और सिंगापुर में कितनी मुमासलत थी और है, और हम किस तरह बेहतर पोजीशन में आ सकते थे और आ सकते हैं कुछ चीज़ों को, उनकी कुछ गुड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके। तो सबसे पहले हम सिंगापुर की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं ताकि हम जान सकें सिंगापुर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यू देती है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। सो चलते हैं सबसे पहले सिंगापुर की तरफ। इमेजिन करें एक मुल्क का जिसकी आबादी मोस्ट डेंस पॉपुलेशन हो, जिसके पास सिर्फ 710 किलोमीटर का एरिया हो और पर स्क्वायर किलोमीटर उसकी आबादी 8028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो। आप हैरान होंगे, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की आबादी 446 पर्सन पर किलोमीटर है। तो जिन लोगों का ये एक क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत डेंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, तो आप कंपेयर करके देख लें कि 8028% पर किलोमीटर वाले मुल्क ने किस तरह तरक्की की, और एरिया कितना था इनका, 710 किलोमीटर, कराची से भी आधा। और इसके साथ साथ जब आज़ाद हुआ 1965 में, जब मलेशिया से अलग हुआ, तो उस वक़्त इनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं थे। इमेजिन करें एक मुल्क के बारे में जिसमें क्राइम रेट बहुत हाई हो, जिनका मेन प्रोडक्ट ड्रग्स हो, इलिटरेसी मामूल की बात हो, गैंगस्टर लड़ते रहते हों, बहुत सारे मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग हों और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हों, और ओवर पॉपुलेटेड आबादी के साथ साथ बेशुमार डिजीज़ मौजूद हों। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा मुल्क भी तरक्की कर सकता है जबकि उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी ना हो। तो ये सूरत हाल सिंगापुर की थी 1965 में। ऐसे में वहाँ उनको एक लीडर मिला जिसका नाम था ली कुआन यू, और उसने कमिट किया कि मैं सिंगापुर को ऊपर लेके जाऊंगा, मैं इसको तरक्की दिलाऊंगा। और 25 साल के अरसे में उसने सिंगापुर को दुनिया की 5 रिचेस्ट इकोनॉमी में ले आया, और ऐसी इकोनॉमी में ले आया जहाँ करप्शन नहीं है, जहाँ क्राइम नहीं है, एशिया का नंबर 1 कंट्री गिना जाता है, और इसके अलावा तरक्की के ऊपर तेज़ी से वो जारी है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, और उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स थे। दूसरी तरफ अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी थे, यहाँ एजुकेशन भी समहाउ आज़ादी के वक्त थी, और यहाँ कोई गैंगस्टर्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ओवर पॉपुलेशन भी जिस तरह मैं बता चुका हूँ नहीं थी। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान किस तरह इन हालात में पहुंचा कि आज उसको $2 बिलियन के लिए भी IMF की भीख मांगना पड़ती है। उसके पास कोई आने वाले टाइम के लिए कोई उसके पास स्कोप नहीं, कोई विजन नहीं, और उसकी आबादी बिल्कुल मायूस हो चुकी है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि किस तरह लीडरशिप और विजन मुल्कों को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करता है। तो लेट्स मूव। जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, जबकि पाकिस्तान बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज का गढ़ था। तो सबसे पहले जो उनके ली कुआन ने एक प्लान किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने अपने नेबर्स के साथ एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी रखनी है ताकि हमारी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम उन मुल्कों के साथ अपना बजट ज़ाया ना करें और एक अच्छे रिलेशन रखें। तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक एशियन तंजीम बनाई, जिसकी वजह से फ़िलिपाइन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर इकट्ठे हुए, और उन्होंने आपस में एक ट्रीटी साइन की कि हम लोग तरक्की की तरफ इकट्ठे कदम बढ़ाएंगे। जबकि इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपने कभी भी बेहतरीन खारजा पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी एडॉप्ट नहीं की। आपके नेबर्स के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशन हमेशा नहीं रहे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि डिफेंस किसी भी मुल्क की एक ज़रूरत भी होता है और होनी भी चाहिए। तो सिंगापुर ने उसका हल क्या निकाला कि 18 साल से हर बड़े लड़के के लिए, हर बड़े पर्सन के लिए उन्होंने एक कंपलसरी ट्रेनिंग रखी, और ये ट्रेनिंग इस तरह नहीं थी जैसे कि पाकिस्तान में भी एक ज़माने में की गई थी। ये फुल फ्लेज एक ट्रेनिंग थी जो 1 साल की ट्रेनिंग लेना हर उस शख्स के लिए जो सिंगापुर का बाशिंदा हो उसके लिए लाजमी करार दी गई। ये सब करने के बाद सिंगापुर के हीरो यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपना सबसे पहला फोकस
जो रखा वो एजुकेशन पे रखा, और एजुकेशन भी कौन सी, सिंपल एजुकेशन नहीं जो कि पाकिस्तान में होती है, जिस तरह जो आज से शायद 50 साल पहले या 40 साल पहले जो एजुकेशन थी उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हम कोई जिद्दत नहीं लाए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और बिल्कुल लेटेस्ट एजुकेशन को उन्होंने गवर्नमेंट की जिम्मेदारी करार दिया। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बनाए, वो इंस्टीट्यूशन बनाए जिससे उन्होंने अपने लोगों को बेहतर से बेहतरीन एजुकेशन दी। और वहाँ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग को और स्किल्ड ट्रेनिंग को अपनी एजुकेशन का पार्ट बनाया, कंपलसरी बनाया। आप जानते हैं कि वहाँ एजुकेशन में ये ज़रूरी है, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि जॉब में भी ये ज़रूरी है कि आप साल में 1 महीना अपनी ट्रेनिंग्स लें, और ये ट्रेनिंग के लिए जो सब्सिडाइज़ करती है वो गवर्नमेंट करती है। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि सिंगापुर में एक ऐसी स्किल्ड और ऐसी एजुकेटेड क्लास ज़हूर में आई जो कि पूरी दुनिया में जिसकी एक डिमांड थी। उसके बाद इन्होंने मज़ीद चेक किया तो इनको अंदाज़ा हुआ कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट चाहिए, और ऐसी मार्केट चाहिए जिसमें एथनिक या रिलीजन प्रॉब्लम्स ना हो। चुनांचा उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जिसके साथ उन्होंने जिस प्रोपोर्शनेट पे उनके लोग यानी माले, चाइनीज़, जापानीज़, इंडोनेशियंस और जो मौजूद थे उन सब के लिए उन्होंने कंपलसरी किया कि एक बिल्डिंग में उसी रेशो के साथ, जो मुल्क में रेशो है उनका उसी रेशो के साथ उनको इकट्ठे मिल के रहना पड़ेगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एक जो डिफरेंस होता है रिलीजन का और एथनिसिटी का, वो उनका कम से कम हुआ। जबकि पाकिस्तान में अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमने इसका उल्टा किया और हमारे पास बहुत सारे एथनिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप वजूद में आए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक जो अनसर्टेनिटी का अंसर बढ़ा। अब आगे आ जाते हैं, क्लीनिंग और ग्रीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। क्लीनिंग के ऊपर इतना फोकस किया गया कि 1992 में च्युइंगम को भी बैन कर दिया गया। देखें, क्लीनिंग, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सारी वो चीज़ें हैं कि बज़ाहिर शायद हमें इतना इम्पैक्ट डालते हुए नज़र नहीं आती, मगर यही वो चीज़ें हैं जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करती हैं, और जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करती है तो वही किसी मुल्क को तरक्की की राह में आगे ले जा सकती है। आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हेल्थ केयर के ऊपर और रोड नेटवर्क के ऊपर। रोड नेटवर्क के ऊपर उन्होंने इस तरह इन्वेस्ट नहीं किया जिस तरह नॉर्मली हम लोग करते हैं। उन्होंने रोड नेटवर्क के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया, और दूसरी तरफ चूँकि वो जानते थे कि उनके पास एरिया कम है तो उन्होंने कारों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर वहाँ की पब्लिक जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ कार्स। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपको बहुत बड़े बड़े रोड नहीं बनाने पड़े, बल्कि उसकी जगह आपने बेहतरीन मेट्रो सिस्टम और बेहतरीन बसेस सिस्टम बनाए, जिसकी वजह से आज उनका एक जो मेजर तबका है वो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है। इन चीज़ों के साथ साथ उन्होंने, अब आप जब ये चीज़ें सुनेंगे तो आप कहेंगे कि टैक्सेशन उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा लगाए हो, जिस तरह आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में आपका 50% तक टैक्स होता है तो शायद टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है। सिंगापुर में टैक्स का रेट भी जो है वो 2% से 24% है, मगर उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई वो इतने बेहतर अंदाज में की गई ताकि हर हर इंसान उसको टैक्स में शामिल हो सके और वो फिर एक प्रॉपर टैक्स दे सके। जबकि इसको अगर हम पाकिस्तान में कंपेयर करें तो पाकिस्तान में हमारा टैक्स का कल्चर कभी डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए हम लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते, और डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास वसाइल ही नहीं होते, और जो वसाइल होते हैं एजुकेशन में देख लें या दूसरे डिपार्टमेंट्स में देख लें तो उनका सही इस्तेमाल नहीं होता। तीसरी चीज़ जो सिंगापुर में बहुत फोकस की गई थी वो रेड टेपिज़म पे की गई। उन्होंने कहा कि अगर हमने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लानी है और पूरी दुनिया से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाना है तो उसके लिए हमें ईज़ बिज़नेस पॉलिसी यूज़ करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत हमारी ये होगी कि हमारे पास रेड टेपिज़म ना हो। तो रेड टेपिज़म को उन्होंने ख़त्म किया, और रेड टेपिज़म को ख़त्म करने के साथ साथ उन्होंने वन विंडो पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से वहाँ बिज़नेस करना आसान हुआ और पूरी दुनिया से लोग वहाँ आने में खुशी महसूस करने लगे, और उन्होंने आके वहाँ इन्वेस्टमेंट की। साथ साथ स्किल्ड लेबर की जो कि वहाँ बहुतात थी, तो एक अच्छी उनको लेबर फोर्स भी मिली, वर्किंग फोर्स भी मिली, तो लोगों ने बिज़नेस के लिए सिंगापुर का इंतखाब किया। यहाँ मैं आखिरी बात एक और आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगापुर में करप्शन नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, सिंगापुर में सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने कोई भी ऐसे अदारे हों जिनकी पब्लिक के साथ डीलिंग हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उनकी सैलरीज़ उन्होंने दुनिया की हाईएस्ट सैलरीज़ रखी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सैलरी $1.6 मिलियन है, जो कि जो बाइडेन की सैलरी से भी ज़्यादा है।
दूसरी तरफ उन्होंने इसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए क्राइम के ऊपर बहुत सख्त सज़ाएँ भी रखी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो रेड टेपिज़्म है वो वहाँ ख़त्म हो गई। वहाँ पॉलिटिकल जो एजेंट्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फ़ोकस किया कि किस तरह हम मुल्क की तरक्की में काम कर सकते हैं, और करप्शन को उन्होंने साइड लाइन कर दिया क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। और हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इस सैलरी के बावजूद भी हमने करप्शन करनी है, तो डेफ़िनिटली फिर उनको स्ट्रिक्ट सज़ाएँ दी गईं, जिसकी वजह से वहाँ करप्शन का भी ख़ात्मा हो गया। तो ये वो कुछ रीज़न्स थे जिनको अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को आज भी तरक्की की राह पर गामज़न कर सकती हैं। सिर्फ़ हमारी विल होनी चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना चाहिए, हमें स्किल्ड पे काम करना चाहिए, और हमें लोगों को शऊर देना चाहिए। इसी के साथ-साथ हम तरक्की भी कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो तक